दोस्तों नमस्कार। आज आपको मैं राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल उसका एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और दूसरा, ये टॉपिक ऐसा मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आप लोगों को ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाता है इसका मतलब वो क्वेश्चन आप सब के लिए नया होगा। मतलब जो भी उस कंपटीशन एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जो भी कैंडिडेट, उन सब के लिए वो क्वेश्चन नया ही रहेगा। इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो मिनिमम आपको इतना इस टॉपिक से रिलेटेड इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। देखिए, ये टॉपिक आपको राजस्थान का आरएस से लगाकर आपके पटवारी, ग्राम सेवक या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, आपके क्लर्क से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो गया उसके अंदर ये टॉपिक 100% आता है। इसका क्वेश्चन 100% आता है। और आपको जो मैं मैटर देने वाला हूँ आज, वो मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स हैं और बहुत जगह से मैंने कंपाइल करके आप सबके लिए ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। और ये वीडियो आपको इतना मतलब 100% हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको लगता है इसको पूरा देखने के बाद तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट और लाइक पर बनाकर ज़रूर दें। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखिए, राजस्थान के अफवाह तंत्र को संगम के हिसाब से हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला अरब सागर अफवाह तंत्र, दूसरा अंतःप्रावी नदियाँ और तीसरा बंगाल की खाड़ियाँ। अब जो नदियाँ जिस तरफ जिस सागर के अंदर मिलती हैं, यानी कि वहाँ तक जाकर उसका जल वहाँ तक पहुँचता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इस अफवाह तंत्र को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, जो आपके सामने मैंने भी बताया। अब इनका परसेंटेज कितना कितना है ये भी आपके सामने देख लीजिए। अरब सागर का हमारे पास 17% है, अंतःप्रावी नदियों का 60% और बंगाल की खाड़ियों का जो नदियाँ का जो पानी हमारे यहाँ फिर इसका जो अंतः प्रवाह है वो हमारे यहाँ पे 23% है। अब डिटेल में बता देता हूँ फटाफट जल्दी से। लूणी नदी जो अरब सागर का है उसमें लूणी नदी, माई नदी, पश्चिम बनास और साबरमती नदियाँ आती हैं। और अंतः प्रवाह के अंदर भी जो आपके बहुत सारी नदियाँ आएगी जिसका परसेंटेज 60% है, और बंगाल की खाड़ी में 23% है, जिसकी नदी जैसे कि चंबल नदी आ गई, बनास नदी आपकी, और बनास की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, चंबल की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, इस तरीके से जो भी हैं। अंतः प्रवाही जैसे आपके सांबर है, सांबर के अंदर जितनी भी जितनी भी नदियाँ में आके मिल रही हैं, जैसे घग्गर नदी हो गई, ये सारी की सारी अंतः प्रवाह की नदियाँ हो जाएंगी। इस तरीके से हम लोग इसको पूरा डिटेल में देख रहे हैं। राजस्थान के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, उनका किस किस तरीके से हैं। दूसरा, कौन कौन सा प्रदेश में किस किस तरह की नदियाँ बहती हैं, आपको थोड़ा सा इस मैप के अनुसार बहती हुई आपको पता चल रहा होगा। जैसे माई नदी का जो है क्षेत्र कौन सा है, चंबल का कौन सा है, बनास का कौन सा है, शेखावाटी में कौन सी नदियाँ आती है, लूणी में कौन सी आती है, घग्गर में कौन सी आती है, ये इस तरीके से आपको सबको पता होगा। अब देखिए, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अरावली राजस्थान के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है। एक तो पूर्व में बांटती है और पश्चिम में बांटती है। जो पूर्व में बांटती है उसको जो है पानी बंगाल की खाड़ी तक जाता है नदियों के थ्रू, और पश्चिम में जो नदियां हैं उनका सबका पानी अरब सागर की तरफ जाता है। तो इसलिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर की नदियों के हिसाब से हम लोग इस तरह से बांटते हैं। कौन? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अंतःप्रावी नदियों का जो है क्वांटिटी या फिर मात्रा सर्वाधिक है, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसलिए वहाँ पे अंतःप्रावी नदियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखते हैं। भारत के कुल सतही जल का लगभग राजस्थान में 1/16% इस तरह से हैं, और भारत के कुल भूमिगत जल है उसके अंदर 1.69% भारत राजस्थान का अस्तित्व है, या फिर इतना परसेंट या इतना रेशो राजस्थान का है भारत के कुल भूमिगत जल का। आगे देखिए, राजस्थान में कुल नदी बेसिन, जो कि हम लोग कितने पार्ट में कह सकते हैं कि भाई इसमें कुल 15 बेसिन है, और उप बेसिन की बात करेंगे तो वो 58, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं 58 उप बेसिन है। अरब सागर की नदियाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर देखा, लूणी, माही, पश्चिम बनास और साबरमती। आगे देखिए, जो लूणी नदी है, अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, और ये इतना आपके लिए इनफ रहेगा, इतना आपको कंटेंट याद करना ही है। लूणी नदी
उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है, संगम कच्छ का रण गुजरात में जाके मतलब ये समाहित हो जाती है। आगे लंबाई की बात करेंगे 495 किलोमीटर है, राजस्थान में इसकी 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अफवाह तंत्र के अंदर मतलब ये कहाँ कहाँ या फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से जिलों से इस नदी के अंदर आती हैं। तो अब इसके अंदर सीक्वेंस की बात नहीं, ये ज़िले आपको याद रहने चाहिए। जैसे कौन कौन से ज़िले हैं, अजमेर, पाली, नागौर और बाड़मेर, इस तरह से जोधपुर, जालौर, ये सारे के सारे अफवाह तंत्र के अंदर आएंगे कि इन या तो ये नदी यहाँ से होके बहती है या फिर इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो इन जिलों से इस नदी में आके मिल जाती हैं। अब देखिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियाँ आपको 100% याद रखनी है, वो भले फॉर्मूला बना के याद रखिए या फिर इसको जिस तरह से आप लोग याद रखना चाहें जैसे रख लीजिए। सुकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लिठड़ी और गुइया, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो जोजड़ी नदी हैं ये लूनी नदी के ऊपर राइट साइड से यानी दाहिने ओर से, मतलब जिधर नदी का प्रवाह है और उसकी तरफ हमारा भी मुंह है, तो हमारा दायां नदी का दायां, हमारा बायां नदी का बायां, तो राइट साइड से यानी कि दाईं साइड से लूनी नदी पर बहने वाली एकमात्र नदी है जो कि जोजड़ी है, और वो जोधपुर से उधर से आके इसके अंदर मिल जाती है। आगे देखिए बांडी नदी, इसे रासायनिक नदी भी कहा जाता है। कौन सी को? बांडी नदी, क्योंकि इसके अंदर रंगाई छपाई के जितने भी उद्योग हैं उनका रसायन इस नदी के अंदर आता जाता है, और ये सबसे प्रदूषित नदी भी इस इधर की हम लोग कह सकते हैं। किसको? बांडी नदी को। ठीक है, आगे बढ़िए। लूनी नदी के अन्य नाम जिसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, जैसे साबरमती कह सकते हैं, लवणमती कह सकते हैं, आदि मीठी, आदि खारी, क्योंकि आपको पता होगा बना जो बालोतरा है जालौर के अंदर, वहाँ से ये आदि मीठी और आदि खारी हो जाती है, क्योंकि बालोतरा से बाद में ये खारी हो जाती है, बालोतरा से पहले ये मीठी रहती है, तो इसलिए आदि मीठी आदि खारी। और अंत्य सलीला नदी भी इसको कह सकते हैं, कालिदास जी ने इसको अंत्य सलीला कहा। देखिए रेल या नाडा, जालौर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल या नाडा कहा जाता है। किसके अंदर? जो जालौर के अंदर या फिर जालौर में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसलिए इसको वहाँ पे रेल या नाडा कहा जाता है। अब देखिए बालोतरा, बाड़मेर, अभी ये अपन ने जो बात करी थी वो इसके अंदर आ गया। देखिए बालोतरा, लूनी नदी में अगर बाढ़ आती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र को करते हैं साहब? बालोतरा को। अब बालोतरा के बाद लूनी, उसका पानी खारा हो जाता है। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान 10.40% है, और लूनी नदी को हम लोग मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए लूनी नदी पर जितने भी बांध हैं या फिर उसकी सहायक नदियों पर जितने भी बांध हैं वो आप लोग देख लीजिए। जैसे बांधों के बारे में, बांध कौन कौन से? जैसे जसवंत सागर, जिसको पिचाक बांध भी कह सकते हैं, ये लूनी नदी के ऊपर है और जोधपुर में है। बांकड़ी बांध जो कि सुकड़ी नदी पर है, जालौर में। हेमावास बांध बांडी नदी पर है और पाली के अंदर है। जवई बांध जवई नदी के ऊपर है, सुमेरपुर पाली के अंदर है। आगे देखिए जवई बांध, यह पाली सुमेरपुर में स्थित है, और जवई बांध की जलापूर्ति किन किन जिलों में होती है इसका आपको क्वेश्चन आता ही है, और आपको ये याद रखना है। जोधपुर, पाली, जालौर और सिरोही को इसकी जलापूर्ति होती है। देखिए इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जब जवाई बांध के अंदर पानी का जल स्तर घट जाता है तो आपको पता होगा उदयपुर से सही जल सुरंग है, और सही परियोजना से आपको उदयपुर के जल सुरंग से, सही जल सुरंग से इसमें जलापूर्ति की जाती है, और फिर जवाई बांध में पानी पहुंचाकर फिर इन सभी जिलों के अंदर आपके जलापूर्ति की जाती हैं। अब आगे देखिए, यह राजस्थान राज्य की पहली जल सुरंग है जो उदयपुर से जवई बांध तक जलापूर्ति करती है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब आगे देखिए माही नदी, माही नदी किसका पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए, अरब सागर का। ठीक है, अरब सागर का अपवाह तंत्र यूँ कह सकते हैं। अब इसका उद्गम देखिए, मेहन झील, अमरेरू पहाड़ी, विंध्याचल जो कि आपके एमपी से इसमें राजस्थान के अंदर आ रही है, और इसका उद्गम एमपी है। संगम कहाँ पे है? जैसे खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर है, लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे इसका बहाव क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ कितना है? 171 किलोमीटर। अपवाह तंत्र के बारे में बात करें, मतलब इसका अपवाह तंत्र या फिर ये कहाँ से गुजरती है या फिर इसकी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से आकर इस नदी में मिलती है, इसको हम लोग अपवाह तंत्र कह रहे हैं। देखिए बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा इसका अपवाह तंत्र वहाँ पे है, दूसरा डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, ये भी क्वेश्चन आता ही है, इसलिए ध्यान रखिए। अराव, अन्नास, चाप, मोरे न याद रखिए, मोरे न, मोरे ल आ जाएगी तो वो बनास की हो जाएगी।
अब ये मोरे न, तो इसका मतलब ये माई नदी की है। दूसरा सोम जाखम, आगे देखिए। इसके उपनाम भी हैं, जैसे आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, इस तरीके से इसका बहुत सारे उपनाम हैं, उपनामों से भी क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर एकमात्र त्रिवेणी संगम है, जो कि आपके डूंगरपुर के अंदर नवा टापरा एक स्थान है, जहाँ पर बेणेश्वर धाम के नाम से इसका त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए, सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों से एक त्रिवेणी संगम बनता है, बेणेश्वर धाम, नवा टापरा गांव, डूंगरपुर के अंदर। आगे देखिए, जो कि माघ महीने के अंदर पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला भरता है, जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और इस मेले में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या आती है तो वो किस जनसंख्या के लोग आते हैं, जनजाति है वो भील जनजाति। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि ऐसा कौन सा स्थान जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बेणेश्वर धाम, कौन सी सबसे ज़्यादा वहाँ पे जनजाति आती है, भील जनजाति। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखिए, सुजलाम सुफलाम परियोजना, ये माई नदी को सफाई करने के लिए ऐसा कार्यक्रम चलाया गया। सुजलाम परियोजना एक अलग तरह की परियोजना है, जो बाड़मेर के अंदर है, और जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो ट्राम्बे महाराष्ट्र के द्वारा चलाई जा रही है, ये आपकी बाड़मेर के अंदर है। देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एक ऐसी रेखा है, मतलब एक ऐसी नदी है जो माई नदी कहलाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश की तरफ बहती है, इसलिए मतलब बहने का मतलब उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और उसको 2 भागों में या फिर 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है, कौन सी नदी है, जो कि माई नदी है। आगे देखिए, माई नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर कर पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर बांध या फिर उसकी सहायक नदियों पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, आगे देखिए। जैसे माई बजाज सागर बांसवाड़ा में बना हुआ है, जो इसी के ऊपर माही नदी के ऊपर है। कागदी पिकअप भी इसी के ऊपर है, जो कि बांसवाड़ा में है। कडाना बांध, जो कि गुजरात के अंदर है, माई नदी के ऊपर है। सोम कागद परियोजना, ये उदयपुर की है। और सोम कमला अम्बा, ये डूंगरपुर के अंदर है। जाखम बांध, जो जाखम नदी के ऊपर है, और ये प्रतापगढ़ के अंदर है। तो या तो इस नदी के ऊपर बांध है या फिर उसकी सहायक नदियों के ऊपर बांध है, तो वो सारी की सारी आपको बांध परियोजना आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, माई बजाज सागर, जिसकी स्थिति कहाँ पे है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। और इसकी जो लंबाई है वो 3109 मीटर लंबा है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे लंबा अगर कोई बांध पूछे तो वो कौन सा है, तो आपको जवाब देना है माई बजाज सागर। सबसे ऊंचा नहीं कह रहे हैं, सबसे लंबा कह रहे हैं। दूसरा, क्षेत्रफल व दक्षिण राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी माई बजाज सागर। अब देखते हैं जाखम बांध। स्थिति सीता माता अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए, प्रतापगढ़ के अंदर है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। अब तीसरी नदी की बात करेंगे, पश्चिम बनास। उद्गम नया सानवारा गांव सिरोही के अंदर से है, ये कि पश्चिम बनास है। इसका संगम लिटिल जो कच्छ है गुजरात, उसके अंदर है। इसकी लंबाई 226 किलोमीटर है। अफाक क्षेत्र सिरोही के अंदर आता है। सहायक नदी इसकी भी आपको कभी पूछ ली जाती है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। कुकड़ी सुकली और सीपू, या सुकली को ही हम लोग सीपू नदी के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी छोटी छोटी नदियाँ हैं 2-3, तो आपको याद रखना है। आबू सिरोही और डीसा नगर गुजरात के, देखो आबू सिरोही राजस्थान का हो गया, डीसा नगर गुजरात का हो गया। ये पश्चिम बिनास के जो किनारे स्थित हैं, तो इसको इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं मैप के अनुसार भी। आगे देखिए, साबरमती नदी, इसका उद्गम स्थान हमारे उदयपुर से हैं, यानी पदराना हिल्स उदयपुर से हैं। संगम इसका खंबात की खाड़ी, लंबाई इसकी 416 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान के अंदर ये सिर्फ 45 किलोमीटर बहती हैं। इसका अपवाह क्षेत्र उदयपुर के अंदर ही का आता है थोड़ा सा, लेकिन इसका मैक्सिमम अपवाह क्षेत्र गुजरात में आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। साबरमती नदी के इसकी विशेषता भी है कि आपको पता होगा अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे हैं। इसकी सहायक नदियाँ आपको क्वेश्चन आता ही है, इसका भी इम्पोर्टेंट बनता है सहायक नदियों का। पेतरक, सही और सही, ये आपको जो नदी आ रही है इसका मतलब सही परियोजना यहीं से आती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। हतमती, मेसवा, मानसी अलग है, मानसी अलग है। मानसी, वाकल एवं जाखम, ये सारी की सारी नदियाँ हैं। माजम नदी है। इस तरीके से आपको ये नदियों के बारे में याद रखना है। अब आगे देखिए, मैंने विशेषता आपको बता दी, अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी किनारे।
साबरमती राजस्थान की वह नदी है जिसका मुख्य अफवाह तंत्र कौन सा है? गुजरात है। ये नदी राजस्थान की है लेकिन अफवाह तंत्र कहाँ का है? गुजरात का। इस तरीके से, क्योंकि केवल 45 किलोमीटर राजस्थान में बह रही है। अब साबरमती जल सुरंग, इस पर दो तरह की जल सुरंगें हैं, एक तो सही जल सुरंग और दूसरी मानसी वाकल जल सुरंग। सही जल सुरंग का सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर से पाली तक है और मानसी वाकल का सिर्फ उदयपुर के अंदर ही है। सही जल सुरंग का जलापूर्ति जवाई बांध के लिए होती है और इसका जो महत्व है वो राजस्थान की पहली जल सुरंग के नाम से इसको हम लोग कह सकते हैं। मानसी वाकल, इसकी जलापूर्ति देवास परियोजना से होती है और उदयपुर के अंदर हो रही है। दूसरा, मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने इनकी देवास परियोजना का मतलब उद्घाटन और उनके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ था। आगे देखिए, इसका महत्व, राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग। देखिए, सबसे पहली सुरंग की बात करेंगे तो सही, और सबसे लंबी सुरंग की बात करेंगे तो मानसी वाकल जल सुरंग। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम आगे नया टॉपिक ले रहे हैं, अंत्य प्रवाह की नदियाँ। अभी हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ अरब सागर प्रवाह तंत्र। अब हम देख रहे हैं अंत्य प्रवाही नदियाँ। देखिए, घग्गर नदी। घग्गर नदी आपको पता होना चाहिए, हिमालय की जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यानी कालका पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, हिमालय, वहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलकर राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी जिसको हम लोग कहते हैं घग्गर नदी। देखिए, इसका अपवाह क्षेत्र जो है हनुमानगढ़ और गंगानगर। देखिए, इसका उपनाम भी है सरस्वती नदी, इसको प्राचीन नाम में कहते थे, मृत नदी, नट नदी, दृष्टवती, इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, आपको याद रखना है। घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, नाली पाट हनुमानगढ़ में कहते हैं और हकरा पाकिस्तान के अंदर कहते हैं। जैसे ये हकरा फोर्ट अब्बास तक उसको वहाँ तक पहुँचती है तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हकरा कहते हैं। नाली जो भी प्रवाह क्षेत्र हैं उसके पास में भेड़ पाई जाती है राजस्थान के अंदर, उस भेड़ को नाली नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में हिमालय से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी जो कि राजस्थान के उत्तर से प्रवेश कर रही है। आगे देखिए, श्री राम वाड्रे एवं हनुवंता राय को सरस्वती नदी का प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए एक नियुक्त किया गया था। मतलब ये दो पर्सन हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो प्राचीन सरस्वती नदी थी उसका रास्ता किस किस ने खोजा था, कैसे था, ये सारा का सारा दोनों नाम याद रखिए। आगे देखिए, जलपट्टी। हम लोग कहते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण तक एक जलपट्टी है भूगर्भिक, तो वो जलपट्टी इसी से रिलेटेड है। तो सरस्वती नदी देख लीजिए, ये सरस्वती नदी के अवशेष हैं, मतलब इसी घग्गर नदी का अवशेष है। भारत की सबसे लंबी अंत्य प्रवाह की नदी कौन सी है साहब? आपको घग्गर नदी याद रखना है। फोर्ट अब्बास, यानी पाकिस्तान में घग्गर नदी का जो अंतिम बिंदु है वो यहाँ तक है, और अगर नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा आती है तो फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है पानी। आगे देखिए, कातली नदी। कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से है, इसका अपवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू है। कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है, और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो सीकर और झुंझुनू में है, तो इसीलिए उसका अपवाह क्षेत्र भी हम लोग यही कह रहे थे। कातली राजस्थान में सबसे लंबी अंत्य प्रवाह की नदी है जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। देखिए, कातली राजस्थान की सबसे लंबी अंत्य प्रवाह की है, लेकिन भारत की सबसे लंबी अंत्य प्रवाह की नदी हमने पहले देखा घग्गर नदी। इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है। और जो कातली नदी है उसके जो तट पर है या फिर उसके पास में सोनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, दो तरह की जो सभ्यता है वो आपको पता होना चाहिए। सोनारी खेतड़ी के अंदर है और गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर के अंदर है, जहाँ पे हाथी दांत से रिलेटेड आपको पता होगा। इसकी बहुत सारी कुछ देख लीजिए उसके कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो आपको गणेश्वर सभ्यता आपको याद रखना। दूसरा, इसको गणेश्वर को ताम्र नगरी के या इसकी जननी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती नगरी की जननी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। साबी नदी। साबी नदी भी अंत्य प्रवाह की नदी है। ये सेवर की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है और इसका अपवाह क्षेत्र जयपुर और अलवर है। राजस्थान के अंदर जो साबी नदी है जो गुड़गांव तक आपके हरियाणा तक इसमें जाके विलीन हो जाती है, तो इसलिए इसको अंत्य प्रवाह की नदी कहते हैं, क्योंकि इसका पानी तीनों जगह से, जैसे या तो अरब सागर में जाके मिलना चाहिए या फिर बंगाल की खाड़ी में, तो दोनों जगह इसका पानी नहीं पहुँचता, इसलिए इसको अंत्य प्रवाह की नदी कहा गया। आगे देखिए, बाणगंगा। हाँ, ये हाथी दांत वाला अवशेष आपका जोधपुरा सभ्यता है, आपको याद रखनी है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर के अंदर जिसमें हाथी दांत के अवशेष मिले, और गणेश्वर सभ्यता जो कि ताम्रवती नगरी की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, इस तरीके से। बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ी जयपुर से है। अपवाह क्षेत्र इसका जयपुर, दौसा, भरतपुर। सहायक नदियाँ इसकी सूरी, समान, पलासन और गोमती नाला, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। आगे देखिए,
ये जो बाणगंगा है इसका ये जो बाणगंगा नदी है, देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है या फिर इसके उपनाम क्या क्या है, जो देख लीजिए आप लोग। अर्जुन की गंगा भी कह सकते हैं, ताला नदी भी कह सकते हैं, रुंडी नदी भी कह सकते हैं। रुंडी नदी इसलिए कहते हैं कि ये पहले इसका पहले पानी डायरेक्ट यमुना के अंदर मिलता था, लेकिन अब इसमें नहीं, अभी ये बीच में जाके लुप्त हो जाती है। देखिए यह सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। मुख्य नदी में मिलने से पहले या फिर मुख्य नदी में गिरने से पहले ही इसका जो है पानी या फिर उसकी जो है वहीं पे वो सीमित हो जाती है, इसलिए इसको रुंडी नदी कहते हैं। और रुंडी नदी कब से कह रहे हैं इसका आपको पता होना चाहिए, 2012 से इसको रुंडी नदी कह रहे हैं, जब से इसका दर्जा मिल गया है। देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जो बाणगंगा नदी है इसमें इसकी सहायक नदी गंभीर नदी है, न कि गंभीरी, गंभीर ओनली गंभीर नदी। और अजान बांध जो है भरतपुर के अंदर केवला देव गना पक्षी विहार है, उसके अंदर अजान बांध है। दूसरा पांचना बांध जो करौली 5 नदियों का संगम है, वहाँ से पानी अजान बांध तक पहुँच रहा है। और इस तरीके से ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है इससे रिलेटेड। आगे देखिए जो बांध की परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहला 2 तरीके से इस पर बांध बने हुए हैं, एक तो रामगढ़ बांध जो कि जयपुर में है इसी बाणगंगा के ऊपर, और दूसरा अजान बांध भरतपुर के अंदर है, यानी कि इसकी सहायक नदी के ऊपर है। अजान बांध के बारे में देखिए, ये भरतपुर जिले में स्थित है। इससे जलापूर्ति केवला देव जो राष्ट्रीय घना पक्षी विहार है उसके अंदर की जाती है। इस बांध में जल की कमी होने पर पांचना बांध से इसमें पानी की सप्लाई की जाती है। किसके अंदर? अजान बांध के अंदर। किससे करेंगे? पांचना बांध। कहाँ पे है? करौली के अंदर है। उसमें कौन कौन सी कितनी नदियाँ मिलती हैं? भाई 5 तरह की नदियाँ मिलती हैं। किससे बना है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मिट्टी का बना हुआ है जिसको पांचना बांध कहते हैं। देखिए आगे देखिए, ये और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूंगा बाद में। रूपा रेल या वराह नदी, उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से, अपवाद क्षेत्र अलवर भरतपुर। देखिए उदयनाथ की जो पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम हो रहा है रूपा रेल का, ठीक है, इसका आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए ये मोती झील आपके भरतपुर के अंदर है, और मोती झील भरतपुर की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है, और इसके चारों ओर इसके द्वारा जो सिंचाई कहाँ की जाती है? भरतपुर के अंदर की जाती है। इस कारण इसको भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसको? मोती झील को। आगे देखिए सुजान गंगा, यह एक चैनल है जो मोती झील व लोहागढ़ को जोड़ती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सुजान गंगा क्या है? मोती झील और लोहागढ़ के जो एक पानी का जो चैनल है उसको जोड़ने का काम कौन करती है? सुजान गंगा। इस तरह से आपको याद रखना है। कांकणी या काकने नदी, ये भी आपकी अंतःप्रवाह की नदी है। देखिए इसकी जो उपनाम है वो मसूरदी नदी के भी कह सकते हैं, और इसका उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। देखिए पश्चिमी राजस्थान की नदी है, और इसका जो पानी है बुद्ध झील तक इस तरीके से जाता है। देखिए यह जैसलमेर में स्थित मीठे पानी की झील है जो कि काकनी नदी द्वारा निर्मित है। कौन सी झील? बुद्ध झील। इसमें पानी बुद्ध झील में किसका पानी ज़्यादा है? काकनी नदी का। कौन सा पानी है? मीठा पानी। इस तरह से आपको याद रखना है। अंतःप्रवाह की नदियाँ, अब अंतःप्रवाह की नदियाँ कहाँ मिलती है? थोड़ा सा एक बड़ा स्थान आपको पता होगा, सांबर झील। सांबर झील कहाँ की है? 3 जिलों में है, जयपुर, अजमेर, नागौर। अगर मुख्यतः बात करें जयपुर की है। कितनी लंबी है? 36 किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? 4 नदियाँ मिलती है। उत्तर से खंडेला की पहाड़ी सीकर से मिलती है खंडेल नदी। आपके पूर्व से मेंठा या मेंथा नदी मिलती है जो सबसे ज़्यादा खारी नदी है, जयपुर की मनोरा पहाड़ी से मनोरपुरा पहाड़ी से मिलती है। दक्षिण से आपके रूपनगढ़ अजमेर से एक नदी निकलती है रूपनगढ़, वो सांबर में मिलती है। और पश्चिम से खारी नदी में आके मिलती है जो कि नागौर जिले से आ रही है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफली कर दिया, अब आपको इसमें दिखा देता हूँ नोट्स के अंदर। नोट, सांबर में सर्वाधिक नमक लाने वाली मतलब खारी कौन सा नमक लेके आ रही है? वो मेंथा नदी है। सांबर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। अभिकेंद्रीय का मतलब ऐसा सेंटर जहाँ से बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हो, ये उसको अपन अभिकेंद्रीय कहते हैं। अपकेंद्रीय का मतलब वहाँ से नदियाँ कहाँ से निकल रही है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय का मतलब वहाँ आके मिलना, जैसे अर्थात नदियाँ चारों ओर से आकर एक स्थान पर सांबर में मिलती है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। बालसन, पर्वतों से गिरे हुए जल बेसिन, नदी बेसिन को हम लोग बालसन कहा जाता है, जैसे आपका सांबर झील। अभी आपको मैंने बता दिया नदी चारों तरफ से आके मिल रही है इसलिए बालसन। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, अब हम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी नदियाँ देखिए? चंबल है, बनास है, बेड़च और गंभीर। गंभीर एकमात्र ऐसी नदी है
और चंबल एकमात्र ऐसी नदी जो डायरेक्ट आपकी यमुना के अंदर मिलती है। थोड़ा अपन आगे अपन बढ़ देंगे। गंभीर और गंभीरी में डिफरेंस है, ये मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। गंभीर डायरेक्ट बना इसमें यमुना के अंदर मिलती है, लेकिन गंभीरी बेड़ज की सहायक नदी है, जो कि गंभीरी आपके एमपी से आके इसमें बेड़ज में मिल रही है। आगे देखिए चंबल नदी, अब हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी इंदौर से इसका उद्गम होता है, विंध्याचल पर्वतमाला से, एमपी से, ठीक है। इसका संगम है यमुना नदी इटावा नगर में, यूपी में आके मिल जाती है। किस में मिलती है? यमुना के अंदर। इसकी लंबाई कितनी है साहब? 1051 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 222 किलोमीटर है। पुरानी इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है जो, और राजस्थान में इसकी 135 थी, अभी नहीं आ गई है। पुरानी भी कभी पूछ ले तो आपको याद रखना है। इसका अपाक क्षेत्र, अपाक क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि इसमें या तो ये कहाँ से बह रही है, या फिर इससे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से आके मिल रही है। तो ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से याद रखना है। देखिए चित्तौड़गढ़, चंबल का राजस्थान में प्रवेश द्वार जो है वो 84गढ़ है। आपको पता होना चाहिए 84गढ़ में चंबल का प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश कर देती है। देखिए अब कोटा, बूंदी और डांग क्षेत्र जो करौली के अंदर जाके, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये इसका प्रभाग क्षेत्र कहलाता है। अब आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी। इसकी भी सहायक नदियाँ पूछी जाती है, जो कि आपको याद रखना है। देखिए गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, नेवाज, आहू नदी, काली सिंध नदी, घोड़ा, पछाड़ नदी, परवन नदी, ब्राह्मणी नदी, बनास, चाकण, कुन्नू, कुराल, सीप, ये सारी की सारी इसकी जो है वो सहायक नदियाँ हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है। ये 4-5 नदियाँ बड़ी बड़ी हैं, इन सब के सहायक नदियों को आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लुनी नदी होगी, बनास नदी हो गई, चंबल नदी होगी, इनकी सभी की आपको माही नदी होगी, इनकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। नोट, सामेला, सामेला का मतलब देखिए आहू व काली सिंध के संगम को सामेला कहा जाता है, जिसके किनारे गागरोन का दुर्ग स्थित है। आगे देखिए बनास नदी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि बनास है। काली सिंध याद रखिए, चंबल के दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। दाएं का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिधर से मतलब जिसका बहाव क्षेत्र है उधर ही हम लोग अपना मुंह कर देंगे, तो नदी का दायां हमारा दायां, या हमारा दायां नदी का दायां, हमारा बायां नदी का बायां, इस तरीके से आप लोग याद रखिए। विशेषता क्या है? चंबल नदी के उपनाम क्या क्या हैं? चंबलवती प्राचीन नाम है, कामधेनु नदी, इस तरीके से बारामासी नदी भी कह सकते हैं इसको। दूसरा, इसके ऊपर त्रिवेणी संगम कितने हैं या फिर कौन कौन से हैं? तो त्रिवेणी संगम एक ही है, जो कि रामेश्वर घाट के ऊपर है और आपके सवाई माधोपुर में है। पदरा गांव आप लोग इस तरीके से याद रखें। कौन कौन सी नदियाँ? बनास, चंबल और सीप, बनास, चंबल, सीप, बनास, चंबल, सीप, इस तरीके से। आगे देखिए चूलिया जलप्रपात, चूलिया, च से चूलिया, च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़, ये 3 तरीके से नाम आपको याद रखना। च पे चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर और चंबल नदी के ऊपर। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये इसकी स्थिति भैंसरोडगढ़ है और नदी चंबल है। विशेषता, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 18 मीटर। इस तरह से आपको याद रखना है। नोट में क्या है? कुचीकरण जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर, जो कि वराही नदी के ऊपर है। आगे देखिए हैंगिंग ब्रिज, यह कोटा में चंबल नदी पर स्थित है, जो कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा हैंगिंग ब्रिज है जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। आगे देखिए जिसके हैंगिंग ब्रिज है 1.5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से कौन सा NH गुजरता है वो भी आपको याद होना चाहिए, कोटा से 27, NH 27। देखिए चंबल अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी हैं, जो कि सबसे लंबी नदी हैं। देखिए चंबल में संरक्षित जीव, इसमें कुछ जीवों को भी संरक्षित किया गया, जैसे घड़ियाल हैं, गांगे, सूस और उदबिलाव। चंबल के अवनालिका अपर्दन द्वारा उत्खात यानी वेटलैंड भूमि का निर्माण होता है, जिसे बीहड़ कहते हैं या डांग कहते हैं, जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर के अंदर है। आगे देखिए चंबल की जो बांध परियोजना है, इनको हम लोग 3 तरीके से 3 भागों में बांट देंगे या फिर 3 चरणों में बांट देंगे, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का सहयोग रहा है। कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन सी योजनाएं? नंबर 1 पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहले चरण के अंदर गांधी सागर बांध जो मंदसौर MP के अंदर है, दूसरा कोटा बैराज, ये कोटा के अंदर, ये दोनों प्रथम चरण के अंदर होगा इनका निर्माण। दूसरे चरण के अंदर राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जहां हमारा रावत भाटा केंद्र, जहां से परमाणु विद्युत ऊर्जा वहां से संचालित हो रही है।
तो ये राणा प्रताप सागर जो है चित्तौड़ के अंदर दूसरे चरण के अंदर बना। तीसरा चरण जो कि जवाहर सागर कोटा के अंदर है और जिससे कोटा बूंदी के अंदर ये आपके पानी की सप्लाई वगैरह इस तरीके से जलापूर्ति हो रही है। आगे देखिए बनास नदी। अब सबसे इम्पोर्टेंट नदी बता रहा हूँ मैं, बनास नदी। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका जो संगम है वो चंबल नदी के अंदर हो रहा है, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर, और इसकी जो लंबाई है 512 किलोमीटर, जो कि पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर है। इसका अपवाद क्षेत्र मेवाड़ का मैदान कहलाता है, जो कि राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। मालपुरा टोंक जो है वो करौली का मैदान कहलाता है, जिसमें मालपुरा यानी कि करौली का मैदान, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। वैसे मालपुरा आपका टोंक के अंदर आता है। आगे देखिए इसकी सहायक नदियाँ किसकी, बनास नदी की। इसकी देखिए काली सिंध, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, मेनाल, आयड़, आयड़ को ही हम लोग बेड़ज कहते हैं, कोठारी व खारी नदी। देखिए इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बनास नदी के कुछ उपनाम हैं। आगे देखिए बनास नदी के उपनाम या फिर इसकी सहायक नदियाँ देख ली, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसकी एक सहायक नदी है खारी नदी। खैर नदी के बारे में बताइए। बनास की सबसे लंबी जो है ये एक खारी नदी है। बनास की सबसे लंबी कौन सी नदी है, खारी। सहायक नदी की बात कर रहे हैं अपन। दूसरा आयड़ नदी, आयड़ या बेड़ज नंबर, ये नदी दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आयड़ नदी या बेड़ज नदी बनास के अंदर दाहिने ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, और खारी नदी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। देखिए बनास के उपनाम कौन कौन से हैं देखिए। वन की आशा, वर्णाशा कह सकते हैं, विशेष नदी कह सकते हैं। इसके ऊपर 3 त्रिवेणी संगम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसी राजस्थान की नदी है जिसके ऊपर 3 त्रिवेणी संगम है। देखिए सबसे पहले भिगोद भीलवाड़ा के अंदर है, जहाँ पे 3 नदियाँ हैं, बनास, बेड़ज, मेनाल। बनास, बेड़ज, मेनाल। दूसरा राजमहल टोक के अंदर है, जिसमें खारी, बनास और आपकी डाई। कौन सी, खारी, बनास, डाई, खारी, बनास, डाई। और तीसरा रामेश्वर घाट, जो कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, चंबल का, चंबल, बनास, सीप, चंबल, बनास, सीप, ये आपके 3 चंबल के ऊपर हो गए। चौथा मैंने आपको बताया था सोम, माही, जाखम, 3 नदियाँ त्रिवेणी कहाँ पर, नवा टापरा, आपके बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर। इस तरीके से आपको टोटल राजस्थान के अंदर 4 त्रिवेणी संगम है, इस तरह से आपको याद रखना है। नोट, बनास राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी है, ठीक है, आपको मैंने भी बता दिया। बनास राजस्थान में सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी इसी को माना जाता है। केवल पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, और बाद में और अपन इसको अलग से बता दूंगा कि कौन सी सबसे लंबी नदी हैं राजस्थान की, और दूसरी तीसरी कौन सी है। अब बांध परियोजनाएँ किसकी बात करें हम लोग, बनास नदी की। या तो बनास नदी के ऊपर कौन सा बांध है या फिर उसकी सहायक नदियों के अनुसार बांध परियोजना। देखिए सबसे पहले बीसलपुर बांध, जो कि टोंक के अंदर है, ये बनास नदी के ऊपर है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी के ऊपर। मोरेल बांध दौसा, मोरेल नदी के ऊपर। मेजा बांध भीलवाड़ा, कोठारी नदी के ऊपर। बीसलपुर बांध जो कि टोंक के अंदर बना हुआ, देख लीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा मैं बात बता देता हूँ। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, और इसकी जलापूर्ति टोंक, अजमेर, जयपुर, नागौर, दौसा, सवाई माधोपुर तक इसकी जल की परियोजना होती है। बीसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। बीसलपुर राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर शामिल है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत बीसलपुर बांध को चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित बीसलपुर के अतिरिक्त जल को इसरदा बांध में छोड़ा जाता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है कि बीसलपुर का अतिरिक्त जल कहाँ छोड़ा जाता है, इसरदा बांध। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर के अंदर है। इस तरह से बीसलपुर बांध पर रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि राजस्थान में रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है, बीसलपुर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़िए। बेड़ज या आयड़ नदी, इसके बारे में बता देता हूँ। ये घोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम हो रहा है। ये संगम बनास नदी बिगोद के अंदर भीलवाड़ा में। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है, ये उदय सागर तक, उदय सागर जैसे उदयपुर से बहते हुए मतलब आपके घोगुंदा से बहती हुई उदय सागर तक आई, तब तक तो आपकी आयड़ नदी है, और जैसे ही उदय सागर के बाद वाली इसको हम लोग बेड़ज नदी के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदी गंभीरी नदी, जो कि एमपी से आ रही है, ये मैंने आपको पहले बोल दिया था। गंभीरी नदी बेड़ज की सहायक नदी है। गंभीर नदी
डायरेक्ट यमुना के अंदर मिलती है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च नदी और गंभीरी नदी के किनारे स्थित हैं। बेड़च नदी बनास नदी के या फिर बनास नदी के अंदर दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब बता रहा हूँ मैं गंभीर नदी। गंभीर नदी, इसका उद्गम करौली से होता है, सपोटरा तहसील। ये यमुना नदी की डायरेक्ट सहायक नदी है। यमुना मैनपुरी यूपी के अंदर जाके मिल जाती है। अपाक क्षेत्र करौली, धौलपुर, भरतपुर। सहायक नदियों में अटा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा। तो ये जो 5 नदियाँ हैं, इन्हीं 5 नदियों के ऊपर आपका पांचना बांध बना हुआ है, जो कि मिट्टी से बना हुआ है। देखिए इसकी विशेषता, पांचना बांध स्थिति आपकी करौली के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है। पांचना बांध से जलापूर्ति अजान बांध को केवलादेव भरतपुर के अंदर जो है गणापक्षी विहार, उसके अंदर की जाती है। कहाँ? पांचना बांध से जलापूर्ति अजान बांध के लिए करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। पांचना बांध गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों पर करौली में निर्मित हैं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है। चंबल के अलावा सीधे यमुना में मिलने वाली दूसरी नदी जो कि गंभीर नदी है। गंभीरी नदी बेड़च की सहायक नदी है। गंभीर नदी आपकी यमुना में डायरेक्ट मिलने वाली दूसरी नदी है, पहली चंबल। इस तरह से आपको याद रखना है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती राजस्थान के अंदर। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा नदियां वहां से बहती हैं। कोटा संभाग ऐसा क्षेत्र है जहां पे सर्वाधिक नदियां बहती हैं। संभाग की बात करें, कोटा संभाग, चित्तौड़ जिला जहां पे सबसे ज़्यादा नदियां बहती है। बीकानेर, चूरू में कोई नदी नहीं बहती। बीकानेर संभाग ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कम से कम नदियाँ बहती हैं, संभाग की बात करें इस तरह से। ठीक है, और लंबाई के हिसाब से हम लोग बात करें तो सर्वाधिक जो नदी हैं, अब हम उसके बारे में बात कर देते हैं कि राजस्थान के उत्तर से सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। मरुस्थल की या फिर पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी नदी है? आपकी लूणी नदी। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान की इस तरह से पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही नदी। पूर्वी राजस्थान की पूछी जाए तो चंबल नदी। और केवल और पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी नदी है? आपको पता ही है, बनास नदी। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। लंबाई के अनुसार बात करें, आरोही क्रम, तो सबसे लंबी नदी चंबल, फिर बनास, फिर माही। मैंने थोड़ा गलत बता दिया, चंबल, माही, बनास और लूणी। इस तरह से आपको याद रखना है। चंबल, माही, बनास और लूणी, ये इसका अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से। आगे देखिए, अफवाह क्षेत्र के अनुसार कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा अफवाह क्षेत्र है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद सबसे अफवाह क्षेत्र में बनास का आता है, फिर आपका लूणी का आता है, फिर चंबल का, फिर माही का। तो अफवाह क्षेत्र कितना कितना किलोमीटर है, ये भी मैंने आपको इसमें बता रखा है, देख लीजिए आप लोग। अब राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन या उप बेसिन, मैंने आपको बताया था मुख्य नदी बेसिन तो आपके 15 है और उप बेसिन आपको 58 है, शुरुआत में बता दिया था, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब लूणी बेसिन इसके 12 हैं, चंबल के 7 है, बनास के 10 हैं, माही के 6 है। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अब आगे बता रहा हूँ मैं, कुछ कन्फ्यूजन वाले नदियाँ हैं और उनसे रिलेटेड या फिर उसकी सहायक नदी, ये थोड़ा सा आपको देख लेते हैं कि राजस्थान की प्रमुख या मुख्य नदी या सहायक नदी इस तरह से। जैसे साबी और सागी में कन्फ्यूजन रहता है, तो साबी अंतःप्रवाह की नदी है और सागी लूणी की सहायक नदी है, इस तरह से याद रखना है। साबी अंतःप्रवाह की नदी, सागी ग से गाय, सागी लूणी की सहायक नदी। मोरेन, न से नल, मोरेन यानी माही नदी की, और मोरेल, मोरेल यानी बनास की नदी, बनास की सहायक नदी। पार्वती नदी और पार्वती नदी, पार्वती जो नदी है चंबल की सहायक नदी है और पार्वती गंभीर नदी की सहायक है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। अब गंभीर और गंभीरी मैंने आपको 2-4 बार बता दिया इस वीडियो के अंदर, आपको फिर से बता रहा हूँ। गंभीर यमुना की सहायक, गंभीरी बेड़ज की सहायक नदी। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। कांतली नदी तोरावटी, तोरावटी क्षेत्र कह सकते हैं इसको। कांकनी और कांकने जैसलमेर की तरफ बहती है, कि मसूरदी, इस तरीके से। सूकड़ी और सूकली, सूकड़ी लूणी नदी की सहायक नदी है, सूकली पश्चिम बनास की, इसका आपको ध्यान रखना है। सूकली पश्चिम बनास, सूकड़ी लूणी नदी। अब बनास जो है वो बंगाल की खाड़ी है की तरफ, या फिर बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कह सकते हैं, और पश्चिमी बनास अरब सागर का अपवाह तंत्र है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। काली सिंध और काली सील, ये भी दोनों कन्फ्यूजन करती है। काली सिंध चंबल की नदी है, सहायक नदी, और काली सील बनास की सहायक नदी है। मानसी और मानसी दोनों अलग अलग नदियाँ हैं, तो देखिए
मानसी बनास की सहायक नदी है, और मानसी वाकल जो कि साबरमती की, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं, साबरमती की सहायक नदी। रूपारेल, अलवर, भरतपुर, इस तरीके से आपको याद रखना है वहाँ पे। रूपनगढ़ अजमेर में, सांबर में मिलती है, और रूपारेल आपकी मोती झील के अंदर जाके मिलती है। इस तरह से आपको याद रखना है। बाड़ी और बांडी, ये भी आपको कन्फ्यूजन करेगी, दोनों का उद्गम भी अलग अलग। बाड़ी नदी जो है, बाड़ी वो पाली के अंदर उसका उद्गम, और बांडी का अजमेर से है। बाड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र अरब सागरीय है, जो कि लूणी की सहायक नदी है, और बांडी जो है वो बनास की सहायक नदी है, जिसकी बंगाल की खाड़ी की तरफ ये इसका अपवाह तंत्र है। इस तरह से आपको याद रखना है। खारी, खारी बहुत सारी नदियाँ हैं खारी नाम से। खारी जो है, एक तो शेरगांव पहाड़ी सिरोही से, जिसका अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, और आप उसको कह सकते हैं कि लूणी की सहायक नदी है खारी। दूसरी खारी है जो नागौर संभाग से मतलब नागौर सांबर जिले के अंदर इसमें जाके मिलती है, जो कि पश्चिम से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी खारी, जो कि अंत्य प्रवाह की नदी कहलाती है। एक और खारी है जो कि बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और बनास की सहायक नदी है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन दाहिनी ओर से सबसे लंबी नदी जो कि आपकी बेड़च नदी, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बनास से रिलेटेड थी उस टाइम में। सीप नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, और सीपू पश्चिम बनास की सहायक नदी है। दूसरा, राजस्थान राज्य की जल नीति 18 फरवरी 2010 को जारी हुई थी। तो मैंने इस वीडियो के अंदर ये बहुत कुछ आपको डिटेल के अंदर बता दिया है। थोड़ा टाइम भी हो सकता है ज़्यादा लग गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैटर मैंने आपको बहुत अच्छा दिया। आप इसको एक दो बार देख लीजिए। मुझे लगता है कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं, इतना पढ़ लिया तो, और इतना तो आपको मिनिमम आना ही चाहिए अगर आपको अंत्य प्रवाह से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा लगा मेरा प्रयास, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक, कमेंट और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरे रेगुलर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ये लगभग 15 पेज का वीडियो था, जिसके अंदर पेजेज मैंने बता रखे हैं, इसमें 15 पेज। ठीक है, मिलते हैं। ओके, नमस्कार, जय हिंद।